हाफिज एहसान अहमद साहब, आपने गुफ्तगू सुनी। यकीनी तौर पर शाइख उस्मानी साहब आपके हमारे हम सभी के सीनियर हैं। मुझे ये बताइएगा कि जो अभी हम लोग गुफ्तगू कर रहे थे इससे पहले कि नवंबर का महीना पानी पीटीआई के लिए सूटेबल है, किस लिहाज से है। अनवर रज़ा साहब की भी गुफ्तगू आपने सुनी, क्योंकि मैं खबरों से मुताल्लिक हमेशा उनका तज्जिया लिया करती हूँ। मुझे ये बता दीजिएगा कि आपको लग रहा है कि जिस तरीके से आज तोशा खाना 2 केस में दरख्वास्त जमानत पर एतराजात दूर कर दिए गए जज साहिब की तरफ से, तो आने वाले दिनों में कहीं ना कहीं रिलीफ है, बानी पीटीआई के लिए रिहाई पॉसिबल हो सकेगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़रियाब, आपका शुक्रिया। दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। हम्म। पीटीआई की जितनी भी लीगल स्ट्रेटजी है, अगर ये सोशल मीडिया या आपके टॉक शो से बाहर निकल आए, हम्म। तो मेरा ख्याल है कि बहुत पहले पाक जो पीटीआई के चेयरमैन है, ये फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है, हम्म। उनके लिए काफी आसानियां पैदा हो जानी थी। एक अच्छा। दूसरा उस चीज के अंदर ये है कि जब आप किसी भी केस के अंदर जाते हैं या जिस कॉन्सिक्वेंस के अंदर ये सारी चीजें चल रही हैं, तो वहां पे लीगल स्ट्रेटजी के साथ साथ आपकी पॉलिटिकल स्ट्रेटजी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। हम्म। अब ये मुमकिन नहीं है कि पॉलिटिकल स्ट्रेटजी के अंदर आप पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट को भी टारगेट करें, हम्म। पाकिस्तान की जुडिशरी को भी टारगेट करें, पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज को भी टारगेट करें, पाकिस्तान के इंस्टीट्यूशंस को भी टारगेट करें, हम्म। और जो भी शख्स आपके खिलाफ बोले आप उसको टारगेट करें, हम्म। और उसके बाद ये कहें कि हम जो है हर मामले के अंदर हमें रिलीफ चाहिए। और मैं ये समझता हूँ बावजूद इस चीज के इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आज तक जो है इनके खिलाफ कोई फैसला नहीं दिया। जो भी नीचे से फैसला आया है, या उसको सस्पेंड किया गया है या उसके अंदर इन्हें एक्विट किया गया है। और इसी तरह सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी है, कोई एक ऐसा मैटर नहीं है कि जिसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने नीचे वाले फैसले को जो है वो टर्न डाउन न किया हो। तो हम्म। उस कॉन्टेक्स्ट के अंदर देखिए, प्रॉब्लम ज़रियाब सारी की सारी जो है वो एक माइंडसेट के अंदर है। हम्म। अगर आपने पाकिस्तान के अंदर इसी माइंडसेट के साथ रहना है, और ये हम्म। 10 साल से चीज चल रही है पाकिस्तान के अंदर, कि आप इंस्टीट्यूशंस की रिस्पेक्ट करने की बजाय या इस पॉलिटिकल प्रोसेस की रिस्पेक्ट करने की बजाय जो है आप उनको टारगेट करते हैं, और टारगेट करके ये कहते हैं कि हमारे अलावा कुछ ठीक नहीं है। हम्म। और यही वो एक प्रॉब्लम। अब आपके सामने एक रीसेंट एग्जांपल मैं आपको देता जी। हूँ। इस जो 26 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आई है, इस सारे प्रोसेस के अंदर पीटीआई जो है वो मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ इंगेज रही है। हम्म। हर चीज के ऊपर उन्होंने कंसल्ट किया है, और उनकी हम्म। कंसल्टेशन के बाद एक ड्राफ्ट जो है वो सामने आया। और मौलाना फजलुर रहमान साहब उसके बाद वोट देने की, अगर 4:30-5 बजे की आप प्रेस कॉन्फ्रेंस देखें। हम्म। अब उसके बाद ये है कि सारे उस प्रोसेस के अंदर हिस्सा रहे हैं। हम्म। अगर पाकिस्तान के चीफ जस्टिस की अपॉइंटमेंट का है, ये मेंबर्स भी देते हैं, हम्म। स्पीकर उनको नोटिफाई भी करता है। हम्म। जुडिशियल कमीशन की बारी है, उसके अंदर भी अपने मेंबर्स देते हैं और कहते हैं कि हम उस प्रोसेस के अंदर जाएंगे। हम्म। तो लिहाजा ये है कि मेरे कहने का मतलब ये है कि इनको अपनी लीगल और पॉलिटिकल डायकॉटमी से निकल आना अच्छा, चाहिए। हाफिज और एहसान अहमद साहब, पाकिस्तान मुझे ये बताएगा, एक तरफ तो हम पीटीआई के ऊपर ऑब्जेक्शन कर रहे हैं कि वो अपने लीगली मामलात को बेहतर तरीके से हल नहीं कर रहे, लेकिन वो लोग जो आइन बना रहे हैं, मुख्तलिफ कवानीन लेकर आ रहे हैं, तरमीम लेकर आ रहे हैं, उनकी इनकॉम्पिटेंस के हवाले से आप क्या एनालिसिस निकालेंगे? क्योंकि 26वीं आईनी तरमीम के बाद उसमें इतने कानूनी नकाइस मौजूद हैं कि हुकूमत 27वीं तरमीम आए या ना आए, ननी मुन्ने एक्ट्स करके वो किसी ना किसी तरीके से कानून की नाक को जरूर मरोड़ना चाह रही है। देखिए जरा, बात यह है कि जब 26 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का आइडिया इनिशिएट किया गया था, तो वो आपका कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट था, और उसके बाद उसके नीचे सर्टेन अमेंडमेंट्स थी जो उस कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स को प्रैक्टिकली उन्होंने पाकिस्तान के आइन के अंदर इंप्लीमेंट करना था। अच्छा। लेकिन जब आप कंसेंसस के अंदर चले जाएं और आप ये कहें कि हमें 26 चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है कि हम्म। गवर्नमेंट का एक फेलियर स्ट्रैटेजी थी। गवर्नमेंट को चीजें बहुत पहले फ्लोट कर देनी चाहिए थी, हम्म। और गवर्नमेंट को पहले दिन जो है वो 65 से 68 वाला मामला लेके नहीं आना चाहिए था। क्योंकि अगर गवर्नमेंट 65 से 68 साल वाला मामला ना लेके आती, तो पाकिस्तान की जो 26 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो पहले होने जा रही थी, हम्म। उसमें कंट्रोवर्शियल नहीं होना था। क्योंकि उसका सारे का सारा टारगेट या टिल्ट जो था वो जस्टिस फाइज ईसा की तरफ चलना शुरू हो गया था, और यही वो एक ठीक बुनियाद है थी। हाफिज साहब, आपका पॉइंट आ गया है, लेकिन बात बात अब काजी फायज ईसा साहब से निकलकर बहुत आगे चली गई है। एक सेकंड, हाँ एक जी। सेकंड, इसके अंदर एक सेकंड। हम्म। और ये है कि जब पीटीआई ने बताते खुद उस कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की जगह कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का, हम्म। और उन्हें इस चीज का अंदाजा ही नहीं था कि इसका कॉन्सिक्वेंस क्या निकलेगा या लीगल कॉम्प्लिकेशंस क्या आएंगी। हम्म। वो एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट की तरफ चले गए और गवर्नमेंट ने मान लिया। हम्म। अब गवर्नमेंट को, पीटीआई को, जुडिशरी को, सबको, लॉ जस्टिस को, सबको रियलाइज हो गया है कि ये जो 26 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो है
टू द एक्सटेंट ऑफ पार्लियामेंट या सुप्रीम कोर्ट तो प्रैक्टिकेबल है, लेकिन पाकिस्तान के आम आदमी के लिए या पाकिस्तान के जस्टिस सिस्टम की बेहतरी के लिए आपको अल्टीमेट कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की तरफ जाना पड़ेगा। नहीं तो इसी अमेंडमेंट के अंदर जितनी भी अमेंडमेंट्स करते जाएंगे वो सारी की सारी कॉन्स्टिट्यूशनल कंफ्यूजन आपको क्रिएट करती रहेंगी और पाकिस्तान का चले आपने तो आसान सा कुलिया दे दिया कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की तरफ जाना पड़ेगा, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच से कुछ नहीं। वही बात आ गई कि जहां जहां हुकूमत अपना नुकसान देखेगी वहां वहां खुद को नफा पहुंचाने के लिए वो कोई ना कोई एक्ट, कोई ना कोई तरमीम या कोई ना कोई लॉ पास करवाती हुई हमें पार्लियामेंट से नजर आएगी। और बिल्कुल हम ये देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में अब जजेस की तादाद जो है वो 25 करने के हवाले से भी सेनेट की कायमा कमेटी ने मंजूरी दे दी। इस पर डिटेल डिस्कशन होगी।